नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के 3 फरवरी के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी ये सोच कर जिएगी कि वो मूर्ख है। यानी हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्या होती है, एक प्रतिभा होती है, उसके अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है। और यदि जब वह उस प्रतिभा को पहचान लेता है तो स्वाभाविक रूप से वह कुछ अच्छा कर जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आप सभी के अंदर कोई ना कोई एक विशेषता होती है, बस हमें खोज करनी होती है अपनी उस विशेषता की। और जब हम अपनी उस विशेषता पर कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने जितने भी बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ी होंगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, आपने देखा होगा उन्होंने लगभग लोगों ने यही कहा कि मैं बनना ये चाहता था लेकिन बन ये गया, मैं करना ये चाहता था लेकिन मैं इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर गया। ठीक है, कई लोग जैसे यदि आप कुमार विश्वास को सुनते हैं तो वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग छोड़कर एक कविता पाठ करने लगे, आज अच्छे कवि हैं। आप एपीजे कलाम साहब की बात करेंगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच वो है। यदि वो करना किस में एयरक्राफ्ट में जाना चाहते थे, लेकिन मिसाइल मैन देश के कहलाए और ऐसा लगता उनसे उन्होंने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया, सभी को पता, हम सभी को। तो बात क्या थी, सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपनी अपने अंदर जो क्षमता थी उसको पहचाना और उस क्षमता के अनुरूप उसी क्षेत्र पे उनने अच्छा कार्य किया। तो यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को उसके क्या कहते हैं, उसकी जो उसकी प्रतिभा नहीं है उसके अनुरूप उसके आप जज नहीं कर सकते उसको, है ना, जो उसकी क्वालिटी नहीं है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमें सभी को अपनी योग्यताओं को या अपनी प्रतिभा को जानना है। हम अपनी विशेषता को जानते हैं, हम सभी के अंदर क्या गुण हैं, हम सब यदि कोशिश करें तो जान सकते हैं। बस उस गुण को हमें पहचानना है और उस पर कार्य करना है, उसको एक छात्र की तरह अपने जीवन पे क्या करना है, सुधारते रहना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। भारतीय सेना में कैप्टन रैंक के अधिकारी रहे हैं टुंको इस्माइल। ये किस देश के क्राउन प्रिंस है वर्तमान में? तो बात करी जाए तो ये मलेशिया के वर्तमान में क्राउन प्रिंस हैं। और इनको मलेशिया का जो जोहोर राज्य है वहाँ पे इनको इब्राहिम सिकंदर देश के इन्हें नया सुल्तान बनाया गया है। और अभी हाल ही में 31 जनवरी 17वें सुल्तान की शपथ ली है। और इब्राहिम पहांग राज्य के सुल्तान है, अब्दुल्ला सुल्तान अहमद की बागडोर प्राप्त की इन्होंने। 5 वर्षों तक वो सुल्तान वहाँ पर रहेंगे। और जो मलेशिया की बात करी जाए तो इसने ब्रिटेन में 1957 से क्या किया है, स्वतंत्रता प्राप्त की है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यहाँ पर एक सुल्तान का प्रत्येक 5 वर्ष में क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। मलेशिया के जो क्राउन प्रिंस टुंको इस्माइल है ये भारतीय सेना में कैप्टन रहे हैं। ठीक है, और सुल्तान इब्राहिम सिकंदर जो उनके बड़े बेटे मलेशिया क्राउन प्रिंस टुंको इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन भी रह चुके हैं। मलेशिया की बात करी जाए, राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा यहाँ की रिंगिट है, प्रधानमंत्री यहाँ के अनवर इब्राहिम है, सुल्तान भी इनके यहाँ के इब्राहिम सिकंदर है। पिछले दिनों करंट अफेयर्स आपका नहीं आया था, उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के उस दिन हमारे पास सिर्फ एक खबर थी और साथ में नेशनल इंटरनेशनल की मुश्किल से 2 से 3 खबर थी। यदि आप चाहते हैं कि यदि हम 3 से 4 खबर लेकर के भी करंट अफेयर्स बनाए तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन कोई ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी खबरें बचती ही नहीं है। तो बात करी जाए, वो भी खबर जो थी कल की डेट में वो वैसी थी कि आज की डेट में वो पूरी होने वाली थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीने शी, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीने शी का मतलब होता है हिम तेंदुआ। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 होने वाले हैं, ये 2 भाग में जो आयोजित किए जाएंगे। पहला तो एक तो आपका लद्दाख में होगा, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर में होगा। तो इसका जो शुभंकर चुना गया है वो एक हिम तेंदुआ को चुना गया है, क्योंकि हिम तेंदुआ जो पाया जाता है ये हमारे जो हिमालयन तटीय क्षेत्र होते हैं उधर की तरफ पाया जाता है। और इसको क्या है, सुरक्षित रखने के लिए, इसको बचाने के लिए और एक संदेश भेजने के लिए हमेशा जो शुभंकर होते हैं वो कोई ना कोई उनके पीछे एक संदेश छुपा होता है या तो उस जगह की एक पहचान होते हैं। तो हिम तेंदुआ को इस बार का यहाँ का शुभंकर बनाया गया है, क्योंकि ये जो हमारे हिमालय तटीय क्षेत्र होते हैं, चाहे नेपाल, तिब्बत, भूटान, चाइना, मध्य एशिया वाले जितने भी देश हैं यहाँ पे ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगला शुभंकर आपको यही मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या हुआ था, बाघ को बनाया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 3 की। भारत में कितनी रामसर साइट्स वर्तमान में है? बात ये आज की करी जा रही है, इन 3 तारीख की करी जा रही है। 3 तारीख की डेट में रामसर साइटों की जो संख्या है भारत में वो कितनी है? 80 है। हुआ यह कि अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ के पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने रामवर कन्वेंशन में
भारत की जो 5 आर्द्र भूमियाँ हैं उनको बताया है, जानकारी दी है कि हमारे 5 साइट्स और जोड़ ली गई हैं, तो इसके साथ संख्या हो जाती है 80। जो अभी नई जोड़ी गई हैं, तो कर्नाटक की मगधीकेरे संरक्षण क्षेत्र है, अंग समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व है, अगना शिनी मुहाना है, तमिलनाडु का कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन है। इनको सम्मिलित करने के बाद हमारे यहाँ जो संख्या 75 थी, अब वो बढ़ करके 80 हो गई है। आर्द्र भूमि आप सभी को पता होना चाहिए कि एक प्रकार का जो वेटलैंड होता है, जो हमारे दलदली नदियाँ या जैसे भोपाल का आपका तालाब है वो उसमें आता है, गीले घास के मैदान होते हैं और कई प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, मैंग्रोव होती हैं, तो इन सभी को क्या किया जाता है, आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें आसपास में जो होता है या इससे ये कहिए इस पर निर्भर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां रहती हैं या उनका आवास होता है कि उनको सुरक्षित रखना किसी भी उसके लिए IUCN की जो लिस्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को क्या किया जाता है, संरक्षित करने के लिए आर्द्र भूमि साइट्स घोषित की जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारे बाउंडेशन भी साथ साथ लग जाते हैं। वर्तमान में रामसर साइट्स की बात करी जाए तो कुल भारत में 80 रामसर साइट्स हो गई हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में यदि आप रामसर साइट्स की बात करो तो 4 है कुल। एक तो भोज वेटलैंड है हमारा, दूसरा सांख्या सागर लेक जो शिवपुरी में वो है, और सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर, ये दोनों आपके कहाँ पर हैं, ये दोनों आपके इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 4 हो जाती है। ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो मैप आपको जो PDF है वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक वाहनों का निर्यातक के रूप में चीन ने किस देश को आंसर भी इसमें आ गया है। दरअसल इसका आंसर जो है चीन ने प्राप्त किया है जापान को हरा करके। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो कारों का मैन्युफैक्चरर था साथ में निर्यात करता था वो था जापान। जापान टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है कार के क्षेत्र में। लेकिन चाइना ने क्या किया है कि अब जापान को बीट कर दिया। उसके पीछे अलग कारण है। एक्चुअली में क्या है, जो जापान है इस समय पे जो जापान का मेन आपको जो टोयोटा मिलेगा, तो ये क्या है कि ये पूरी तरह से हाइब्रिड कारों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हाइब्रिड कारों में कार्बन एमिशंस के क्षेत्र में क्या मिल रही है, सब्सिडी मिली है। हाइब्रिड कार मतलब ये कि जो पेट्रोल प्लस आपकी जो EV व्हीकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होती है, दोनों को मिला करके हाइब्रिड मॉडल बनाए जाते हैं और EV पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसका फोकस कर रहा है। तो अभी इसकी जो निर्यात था इसका धीरे से डाउन हुआ है। चाइना ने इस टाइम पे क्या किया, अपना निर्यात बढ़ाया है थोड़ा सा। इसका चाइना पे कई चीज़ों को कॉपी करने का भी इसके ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन निर्यात के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा आगे चाइना हो गया, जो CA की रिपोर्ट है उसके अनुसार, CAM की रिपोर्ट के अनुसार। वहीं पर जो टोयोटा है इसने सबसे ज़्यादा कारें बेचने का क्या किया है, विश्व में सबसे ज़्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड भी बनाया है और ये विश्व की सबसे बड़ी वर्तमान में कंपनी भी है। भारत का इसमें देखिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वालों में से एक क्षेत्र है। तो चाइना में स्वाभाविक रूप से रोजगार भी काफ़ी डेवलप होंगे। अब धीरे धीरे भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है इसकी। जनवरी 2024 में किस से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, तो जो अध्यक्ष चुना गया एक बार फिर से जय शाह को चुना गया है और ये लगातार तीसरी बार उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। और इनका जो नाम प्रस्तावित किया था वो श्रीलंका के जो SLC वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अध्यक्ष वर्तमान में सम्मी सिल्वा, इन्होंने प्रस्ताव दिया था। और बात करी जाए एशियाई क्रिकेट परिषद की, ACC का जो फुल फॉर्म है, ये एक्चुअली में एशियाई क्रिकेट परिषद है। स्थापना 1983 में हुई थी और एक क्रिकेट सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर हुई थी। इनका जो क्रिकेट खेल को व्यवस्थित करना, साथ में जो एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं क्रिकेट टीम है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको अलग अलग चीज़ों में क्या करना, सहयोग करना, यही सब चीज़ें इसकी विशेषता है। चीन इसमें 2004 में क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। चंपाई सोरेन है, ये अभी किस राज्य के नए CM बने, तो ये बने हैं झारखंड के नए CM। आप सभी को पता है हेमंत सोरेन इसके पहले CM रहे हैं और ED की जांच के कारण कुछ उसमें गतिविधियों के कारण उन पर जांच बैठी, ED ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो अब जो पद होता है वो ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने चंपाई सोरेन को, उनकी जो पार्टी है उन्होंने उनको क्या बनाया है, अपना मुख्यमंत्री बनाया है। इन्होंने जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वहाँ के झारखंड के CP राधाकृष्णन, इनके सामने क्या करा, इन्होंने अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने का वो मांगी, परमिशन मांगी उनसे और दावा प्रस्तुत किया है उन्होंने। अब विधानसभा में अपना वो बहुमत सिद्ध करेंगे यदि आता है तो, ठीक है। और गिरफ्तारी के बाद क्या है इनकी, उन्होंने उनके जो झारखंड के CM थे हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी जो है इस वर्तमान में वहाँ पे पावर में है, जिससे ये आते हैं। और एक प्रश्न हमारे दिमाग में लाजमी आ सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इन लोगों के पास क्या होता है, एक पावर होती है कि आप जब ये पद में रहते हैं तो उस समय आप इनके ऊपर दीवानी या बाकी मुकदमों में आप इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। इनको ये पास एक प्रकार की पावर हो जब तक वो पद पे रहते हैं तो इनको अरेस्ट करने के। लेकिन मुख्यमंत्रियों को ऐसी कोई पावर नहीं होती। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि मुख्यमंत्रियों को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी जाती कि यदि वो किसी क्रिमिनल में या इसमें मुकदमों में फंसते हैं तो यदि वो एक वैलिड होता है या ऐसा सबूत ईडी के पास या जो भी विभाग, जांच विभाग, कमेटी, जांच एजेंसीज होती हैं उनके पास होता है तो वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। कोर्ट में जाना सबके पास अधिकार होता है। हम सभी लोग, यदि हमें घर सब गलत हुआ तो हम न्यायालय जा सकते हैं। अब ये न्यायालय जाएंगे, उसके आगे की कहानी क्या होगी वो देखी जाएगी। लेकिन जो बात करी जाए ईडी की, सबसे ज़्यादा खबरों में लगातार बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय जिसे कहा जाता है, ये किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता होती है तो उसकी ये जाँच करती है। धन का किसी प्रकार से दुरुपयोग होता है, आप पैसों की हेरफेर करते हैं, है ना, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो उस पर जांच करती है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ये जो गृह मंत्रालय होता है उसको ध्यान में मत रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ जो पीएमएलए कानून है जिसमें 2022 में संशोधन हुआ था, धन शोधन निवारण अधिनियम, साथ में जो आर्थिक अपराधी होते हैं और मुद्रा के साथ यानी विदेशी मुद्रा के साथ जो यदि आप हेरफेर कर रहे हो कुछ, तो इन सब चीज़ों के प्रावधान लागू होते हैं। ये जांच करती रहती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। अभी हाल ही में सरकार ने अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है 2024-25 के लिए। इन्होंने राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी में से कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो जो राजकोषीय घाटा है वो 5.1% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया हुआ है। कायदे से सरकार का जो लक्ष्य है कि 2025-26 तक हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है इसको हम 4.5 से कम करने का क्या करेंगे, लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है। जो जीडीपी होती है, हमारी जितनी भी जीडीपी है उससे जो हमारा राजकोषीय घाटा होना चाहिए, सरकार के जो बाकी के खर्चे होते हैं, अनावश्यक खर्चे, ऐसे खर्चे विशेषकर या ऐसे खर्चे जिनसे सरकार को ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार की आय नहीं होती, यानी ये धन सरकार का जब चला जाता है तो किसी भी प्रकार से सरकार के पास वापस नहीं आता, जैसे पेंशन वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। तो इस घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, कई प्रकार के अपने खर्चों में कटौती करती है और उन्हीं खर्चों में सरकार कोशिश करती है कटौती करने की जो अनावश्यक होते हैं। जैसे अभी उनका ये कहना जो नौकरियां भी कम निकाल रही, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो अपने राजकोषीय जो उनका घाटा है शासकीय नौकरियों में, विदेश यात्राओं में कटौती करना सरकार का। जैसे जो पहले हमारे एक मंत्री जाता था, साथ में 4 मंत्री और लटक के जाते थे, 10-12 पत्रकार जाते थे, बहुत पूरा एक लावो लश्कर जाता था। लेकिन उनके सबके जो खर्चे होते हैं वो ऐसे खर्चे होते हैं कि सरकार को उससे कोई आय नहीं होती। तो सरकार एक तो दूसरा उपाय ये करती है कि अपने जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उनमें कटौती करना शुरू करती है। और अनावश्यक जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना, जैसे मंत्री वगैरह बंगलो चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सब राजकोषीय घाटे में जाते हैं। सरकार के राजकोष से पैसा जाता है लेकिन वो पैसा सरकार के राजकोष में किसी भी प्रकार से आता नहीं है, यानी उससे कोई पूंजी का निर्माण सरकार नहीं कर रही होती। तो ऐसे घाटों को, ऐसे कटौतियों के माध्यम से सरकार अपना क्या करती है, और भी बाकी के उपाय अलग अलग करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो सरकार ने क्या किया है, और भी जो बजट प्रस्तुत किया अपना, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है तो ये एक प्रकार से घोषणाओं का बजट ये नहीं लेकर के आए। इन्होंने अपने जो अभी तक के लक्ष्य पूरे किए हैं उनकी चर्चा करी है, और क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा समय रह नहीं गया है तो यदि कोई नई घोषणा भी करेंगे तो उसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो योजना भी नई लेकर के एकदम से नहीं आया, ठीक है। केवल सरकार इसमें इतना बजट प्रस्तुत करी है कि उनका जो अगली शपथ ग्रहण समारोह हो, जो चुनाव हो, वहाँ तक का खर्चा इनका चल जाए। इसमें क्या है, सरकार ने ये बताया है कि एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मोटी मोटी बात ये है कि 10 वर्षों में सरकार ने अपनी जो उपलब्धि बताई है कि हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी, इसकी डिफिनीशन चेंज हो गई है। तो कई लोग तो इसकी वजह से इस गरीबी से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए। लेकिन सरकार ने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से क्या किया है, बाहर किया है। पीएम जनधन जो खाते खोले, 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सरकार ने किया है, जिसमें से 2.7 लाख करोड़ की इनकी क्या हुई, बचत हुई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इन्होंने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्या किया है,
ऋण प्रदान किया है। वहीं पीएम जनमन योजना जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, इसके द्वारा इन्होंने जो आदिवासी समूह कमज़ोर है उनको क्या किया है, विकास के दायरे से इनको जो डेवलपमेंट है इसके लिए सरकार अलग योजना रख रही है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग कार्य कर। साथ में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिसमें ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कितने व्यवसाय में लगे कारीगर, यानी कितने प्रकार के व्यावसायिक जो होते हैं या कारीगर होते हैं उनको इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान में रखना 18 प्रकार के जो व्यवसायी आपके बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इस टाइप के जो कारीगर होते हैं उनको क्या करेगी सरकार, सहायता प्रदान करेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया गया यानी मध्य प्रदेश में, वो कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया इंदौर में। 2 फरवरी को ये प्रोग्राम था। लगभग 200 पर्यावरणविद जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं ये इकट्ठा हुए थे। और सिरपुर वेटलैंड हमारे यहाँ जो इंदौर में है, ठीक है, उस पे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं श्री अश्विनी चौबे, पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए थे। वेटलैंड्स में इस जो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम हुआ था, अलग अलग जो वन और भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनके सबके साथ मिलकर के आयोजित किया गया था, सहयोग से उनके। और इस बार की जो थीम थी विश्व वेटलैंड दिवस की, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग, ये थीम थी। सरकार का देखिए जो फोकस है मोटा मोटा कि जो तालाब हैं हमारे उनको हमें संरक्षित करना है, क्योंकि ये तालाब जो होते हैं, हम तालाबों से प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण तो होता ही होता है, हमारे और आपके कल्याण के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे यदि आंकड़ों की बात करी जाए तो भारत में लगभग 2,25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में 2 लाख से अधिक तालाब हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जल संसाधन से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी परीक्षा के टॉपिक में है। तो आपको पीडीएफ रहेगी तो उसमें से ये चीजें आप डिनोट कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में यदि आप बात करो तो जो वर्तमान में इनकी संख्या है तालाबों की, लगभग 15,000 के लगभग है। आप सभी को पता है कि भारत सरकार की एक योजना चल रही है, अमृत सरोवर योजना। वो इन्हीं तालाबों को क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उनको फिर से जीवित करने के लिए है। तो मध्य प्रदेश में 4 साइट्स हो ही गई हैं, रामसर साइट्स हो चुकी हैं, और अलग अलग शहरों में, इंदौर में है, भोपाल में है, और आपके श्योपुर में है, ठीक है, सॉरी शिवपुरी में है। और तो बात करी जाए इसकी, तो भारत में आज की डेट में एक भी शहर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में हमारे यहाँ अधिमान्य नहीं है, जबकि विश्व के 17 देश हैं जहाँ पे 40 से अधिक शहर वेटलैंड सिटी के रूप में चिन्हांकित है। तो इंदौर को वेटलैंड सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए सरकार का क्या है, मध्य प्रदेश शासन उस पर कोशिश कर रही है। सिरपुर जो वेटलैंड है यह एक मानव निर्मित वेटलैंड है, यानी इसको क्या किया है, हमारे वैसे भी मध्य प्रदेश में जितने भी आपको तालाब मिलेंगे, मध्य प्रदेश का विशेषकर आपका जो बघेलखंड क्षेत्र है ये तालाबों के लिए जाना ही जाता था। बघेलखंड और आपका ये बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा तालाब थे हमारे पूरे राज्य में, और जो कि धीरे धीरे या तो उनमें अतिक्रमण हो गया या तो वो क्या हो गया, उनमें गाद वगैरह इतनी जम गई कि वो खत्म हो गए। तो उन्हें फिर से क्या किया जा रहा है, जीवित किया जा रहा है। कई तो उसमें कंप्लीट हो गए हैं, क्या मतलब बर्बादी हो गए, वो तो मकान बन गए उसमें खड़े होकर के। तो यहाँ पर जो सिरपुर वेटलैंड है ये विशेषकर जो हमारे यहाँ पक्षी अभ्यारण्य होते हैं उस प्रकार एक प्रकार का जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। लगभग 200 से ऊपर प्रकार की प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आते हैं। मछलियों को भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सरीसृप उभयचर जितने भी जीव होते हैं जो पर्यावरण के उनके अनुकूल यहाँ पर जो उपस्थिति है, पर्यावरण उनके अनुकूल है, वो यहाँ सब आते हैं। प्रवासी पक्षियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठंड के सीजन में विशेषकर होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 9 है। केवल कल एक यही प्रश्न था जिसकी वजह से हमने करंट अफेयर डाला नहीं था, मात्र सिरपुर वाला, और ये प्रोग्राम होना था 2 तारीख को। प्रदेश में कौन से जिला केले का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो प्रदेश में देखिए केला एक ही जिले में होता है, बुरहानपुर में, और वही सबसे ज्यादा निर्यात करता है। इसकी अपनी एक अलग पहचान हो गई, काफी अच्छा केला होता है, मीठा होता है। और वर्तमान में ये आपका जो इराक, ईरान, दुबई, बहरीन, तुर्की है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पर ये केला क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। 30,000 मैट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। लगभग यहाँ पर 19,000 किसान है जो इसका उत्पादन करते हैं, और 23,650 एकड़ भूमि पर इसकी क्या हो रही है, इसका उत्पादन किया जा रहा है, खेती हो रही है। और लगभग 16.54 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है वर्तमान में।
तो अब इसको क्या किया जा रहा है, अब इसके अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। एक तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है कि इसके लिए सरकार ने यहाँ पे कई प्रकार की यूनिट्स डाली हैं जिसमें केले के चिप्स बनाए जा रहे हैं। ये केले का जो छिलका होता है कि बहुत अच्छी खाद होती, तो खाद का भी निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, किसान केवल गेहूं और धान उगा करके अपनी आय को नहीं बढ़ा सकता, हमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ क्या करनी पड़ेंगी, चालू करनी पड़ेगी। तो जो ODOP योजना है ये पूरी तरह से इसी पे फोकस्ड है कि हर जिले की या हर जगह की अपनी एक पहचान है, उस पहचान को पहचाना जाए और उस पहचान के अनुरूप कार्य प्रारंभ किया जाए। तो ODOP जो हमने आज के विचारों की शुरुआत की थी, क्या की थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, वो उसको पहचान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से हर मिट्टी की, हर क्षेत्र की अपनी, हमारे देश में एक विविधता है, उसकी एक पहचान है। यदि हम उस पहचान को जान ले और हम उस पर काम करें तो क्या होगा, वो अपना एक अलग प्रभाव छोड़ेगा और अलग क्या बनेगा, अपनी एक पहचान बनाएगा। तो हमारे राज्य में सभी क्षेत्र की अपनी एक पहचान है। तो इसी प्रकार से बुरहानपुर का जो केला है वहाँ की पहचान बनता जा रहा है, किसानों की आय बढ़ती जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इससे क्या होगा, क्योंकि मार्केट में वही चीज़ें महंगी हैं जिनका उत्पादन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग किस्म की क्या की जा रही हैं, खेती की जा रही। G9 बसराई, हरसाले, श्रीमंत, ये अलग अलग किस्में हैं और यूनिट्स बहुत सारी लग गई खाद्य प्रसंस्करण की यहाँ पे, और चिप्स वगैरह की भी यूनिट्स लग गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश के निजी क्षेत्र में कितनी हवाई पट्टियां हैं। हुआ ये है कि अभी जो है टोटल निजी क्षेत्र की 4 हवाई पट्टियां हैं। बात करें, हुआ ये है कि अभी ग्वालियर से लेकर के अहमदाबाद की नई वो चालू की गई है, एयरलाइन चालू करी गई है। कुल 26 हवाई पट्टियाँ हैं, 6 हवाई अड्डे हैं, 22 राज्य शासन के और 4 निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ हैं। दतिया और रीवा में हवाई अड्डे पे काम चल रहा है और साथ में केंद्र शासन सरकार के साथ सहयोग से बनाया जा रहा है। अब तक देश में हमारे 7 जो ग्वालियर है 7 शहरों में इनकी पहुंच हो गई है। और इसके अलावा इसमें जो हमारे यहाँ भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर, साथ में रीवा भी इसमें जुड़ जाएगा। विमानपत्तन भारत का जो प्राधिकरण यानी जो एविएशन मंत्रालय है उसके अंतर्गत में आता है, संचालन उसके द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में दमोह का डायमंड सीमेंट, शहडोल का ओरिएंटल पेपर मिल व नागदा का ग्रेसिम है जो इनका प्राइवेट है। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था और इस आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है। आप सभी के जितने लोगों के आंसर आए हैं उन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ी कि हुंकार किसकी कृति है, जबकि मैंने यहाँ पे बात की थी कि होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है। ठीक एक आपने एक गलती तो यहाँ करी कि प्रश्न को ठीक से पढ़ा नहीं, और आप सभी ने जो लगभग उत्तर लगाया है वो रामधारी सिंह दिनकर लगाया। क्या पूरे ऑप्शंस में 4 में रामधारी सिंह दिनकर आपको कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। रघुवीर सिंह है, प्रयागदत्त शुक्ल है, भूपति सिंह और हीरालाल हैं। तो अपने से रामधारी सिंह दिनकर आपने लगाया। ये प्रश्न जो आया हुआ है ये होम्योपैथिक एग्जाम हुआ था मेडिकल का, अभी 2023 में 22 का पेपर था, 23 में आयोजित हुआ था, उसका आया हुआ प्रश्न है ये। होशंगाबाद की हुंकार किसकी कृति? इसका राइट आंसर है प्रयागदत्त शुक्ल। आपको मैं इसलिए आराम से बता रहा, नहीं तो आंसर बता के निकल जाता। हम सभी के साथ ये चीजें होनी लाजमी है। या तो ये होता कि आप सोचते शायद ऑप्शन गलत आ गया, या तो आप क्या करते, कोई भी आंसर लगा करके निकल लेते। यदि अच्छी बात तो ये थी कि रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे, या रामधारी सिंह दिनकर होते तो हम सभी तुरंत कहते रिवाह हुंकार पढ़ते, रामधारी सिंह दिनकर और आंसर लगा देते। 2 दिन का समय था, मैं इंतजार करता रहा शायद आज कोई सही आंसर डाले, किसी ने नहीं डाला। तो देखिए ऐसा है, ये होती है सिली मिस्टेक। अक्सर हम लोग जो पेपर में करते हैं ये वो प्रश्न होते हैं जो बैठे बैठाए हमारे एक प्रश्न यानी 2 नंबरों का हमारा नुकसान करके चले जाते हैं। और आप सभी लोग करंट अफेयर जो लोग भी देख रहे हैं, जितने भी आप साथी देख रहे हैं, आप सभी से हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न मिनिमम, मतलब 1 से 2 प्रश्न तो गलत होते ही होते हैं। मात्र एक सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं वो यही होती है कि हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। हमारे मन का ये एक स्वभाव होता है कि जल्दबाजी में हमसे गलतियां होती हैं। हमेशा प्रश्न को एक बार जरूर देखें। कायदे से ये होना चाहिए था, जब आपने ऑप्शन में देखा कि रामधारी सिंह दिनकर नहीं, तो आपको तुरंत ये प्रश्न दोबारा पढ़ना चाहिए था। यदि आप ये प्रश्न दोबारा पढ़ते तो ये गलती नहीं करते। आप सभी ने प्रश्न देखा हुंकार किसकी कृति और सीधे आंसर कर दिया, आपने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया था। तो अगली बार से इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। विशेषकर
यहाँ पर जो हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनका पूछने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी होता है। पहला उद्देश्य हमारा ये होता है कि हर प्रश्न से जुड़ी हुई 3 से 4 बातें आप जानें। एक प्रश्न आपके 4 प्रश्नों की तैयारी करवाता है। दूसरा, हमसे जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं हम उनको दूर करें। और बहुत सारे क्या होता है कि हमें फैक्ट्स और बहुत सारा नॉलेज हम यहाँ नॉलेज लेने के लिए आते हैं, वो भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो हम बात करेंगे प्रयागदत्त शुक्ल की। तो जो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। और ये जो प्रमुख फेमस हुए थे, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो गीतांजलि है उसको इन्होंने हिंदी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। इसके अलावा इनको मध्य प्रदेश शासन का शरद जोशी सम्मान 2002 से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। द्विज देव से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और बड़े लेखक प्रयागदत्त इनको इनकी जो रचना है होशंगाबाद की हुंकार, होशंगाबाद क्यों फेमस है आप सभी को पता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज का प्रश्न आप सभी के लिए कि सियारी क्या है। क्या एक प्रकार का हथियार है, आभूषण है, फसल है या स्थानीय बोली है? इसका राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट में देना है। जैसे आपको राइट आंसर मिलता है तो आपको तुरंत बताना है उसके बारे में 2 से 3 विशेषताएं, उस व्यक्तित्व या उस जो भी है उसके बारे में आपको 3 से 4 बातें बतानी है और आंसर जरूर करना है। संडे का ऑफ रहेगा और हमारी कोशिश ये है कि हम मंडे या ट्यूसडे को आपको जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड करें। जो भी हमारी 31 दिन की जनवरी थी, तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का संपूर्ण जनवरी माह का करंट सोमवार या मंडे या ट्यूसडे को, क्योंकि अभी प्री के नोट्स पे काम चल रहा है, मेंस के नोट्स में भी काम चल रहा है। तो हमारा टारगेट है कि हम 10 तारीख के पहले आप सभी को नोट्स उपलब्ध करा लें। इसीलिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही और अगले 4 से 5 दिनों के अंदर आपको मतलब 10 तारीख के पहले नोट्स आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। टेस्ट सीरीज भी आपकी प्री की स्टार्ट हो जाएंगी। सभी चीज़ों में काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, लगभग 80% काम खत्म हो चुका है, प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है अभी। तो तब क्या करना है, मंडे को हमारी मुलाकात होगी, तो मंडे या ट्यूसडे को हम पूरा 1 माह का करंट अफेयर्स पूरा करेंगे। 28 अप्रैल को आप सभी का पेपर है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।